हिंदुस्तान को आस्था का देश कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी देश देखिए कहीं ज्यादा आगे है। आज हम आपको आस्था और विज्ञान के एक ऐसे ही सफर पर लेकर चलते हैं जहां नदी में पानी के नीचे आस्था का चमत्कार तो है ही, तकनीक का भी वाकई कमाल यहां पर दिखाई दे रहा है। देश में पहली बार देखिए तकनीक और इंजीनियरिंग के कौशल के बलबूते अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हो गई। कोलकाता मेट्रो ने बुधवार को ऐसा करके इतिहास भी रच दिया है। मेट्रो ट्रेन ने पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे से होकर कोलकाता से हावड़ा की यात्रा की। कोलकाता मेट्रो के लिए ये लम्हा इसीलिए भी ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि देश में मेट्रो की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। हालांकि देश की पहली बुलेट ट्रेन में यात्रा करते वक्त यात्रियों को समुद्र में सवारी करने का रोमांचक मौका मिलेगा। मतलब 508 किलोमीटर लंबी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी। लेकिन देश के पहले अंडर वाटर टनल मेट्रो ट्रेन का नाम कोलकाता ने अपने नाम कर लिया है। दूसरी तस्वीर जो ठीक आपके सामने, पुणे में पानी के नीचे एक ऐसे मंदिर की जो साल के 8 महीने पानी में डूबी रहती है। साल में एक बार 4 महीने के लिए गर्मी के दिनों में ये मंदिर पानी से बाहर निकलता है और तब श्रद्धालु इस मंदिर में महादेव के दर्शन कर पाते हैं। इसके बाद ये मंदिर पानी में फिर से डूब जाता है। देश में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई थी, लेकिन इससे कहीं पहले 1984 में कोलकाता मेट्रो ने रफ्तार भरनी शुरू कर दी थी और अब कोलकाता ने एक और इतिहास बनाते हुए अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की है। हुगली नदी के नीचे महज 45 सेकंड में 1 किलोमीटर की जर्नी पानी के नीचे बने सुरंग से होगी। अभी 7 महीने तक इसका ट्रायल चलेगा। इस साल के आखिर तक यात्री पानी में मेट्रो की रोमांचक यात्रा कर सकेंगे। अंडर वाटर टनल में फर्राटा भरते मेट्रो को अब तक आपने फिल्मों में या विदेशों में देखा होगा, लेकिन इस रोमांच को अब आप भारत में महसूस कर सकेंगे। देश में पहली बार मेट्रो ने नदी के नीचे यात्रा पूरी करके इतिहास रच दिया है। अब तक देश में पानी के नीचे कोई ट्रेन नहीं चली है। तकनीक और इंजीनियरिंग के इस कमाल को कर दिखाया है उसी कोलकाता मेट्रो रेलवे ने, जिसे 1984 में देश में पहले मेट्रो रेलवे चलाने का खिताब हासिल है। 12 अप्रैल 2023 की तारीख कोलकाता ही नहीं देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई है। ये मेट्रो ट्रेन बुधवार को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे बनाए गए टनल से होकर कोलकाता से हावड़ा पहुंची। इस सफर में केवल अधिकारी और इंजीनियर सवार थे। हुगली नदी के नीचे मेट्रो आधा किलोमीटर का सफर तय करेगी और इसे पूरा करने में मेट्रो को महज 45 सेकंड लगेंगे। यानी अंडर वाटर मेट्रो के रोमांच को पाने के लिए आपको आंखें खुली रखनी होगी, क्योंकि पलक झपकी नहीं कि मेट्रो ट्रेन पानी से बाहर आ जाएगी। हम लोगों के लिए एक बहुत गर्व की बात है। ट्रायल रन हम लोग बहुत जल्द शुरू कर देंगे, उसमें आप लोग भी शामिल होंगे। पूरा भारतवासी को यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग आइए और कलकत्ता का ये बीनीथ द हुगली रिवर, हुगली नदी के नीचे से सफर कीजिए, इसका आनंद लीजिए। हुगली नदी के नीचे मेट्रो के लिए 2 सुरंगें बनाई गई हैं। ये ट्रायल रन हावड़ा से कोलकाता में एस्प्लेनेड तक आयोजित किया गया। हावड़ा से एस्प्लेनेड तक का रास्ता करीब 4.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 520 मीटर हुगली नदी के नीचे सुरंग के जरिए होगा। इस टनल में मेट्रो 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। सुरंग पानी की सतह के स्तर से 32 मीटर नीचे बनाया गया है। इस सुरंग की पूरी लंबाई 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। नदी के नीचे सुरंग बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। पानी की जकड़न, वाटर प्रूफिंग और गास्केट की डिजाइनिंग प्रमुख मुद्दे शामिल थे। सुरंग बनाने के दौरान 24x7 चालक दल की तैनाती की गई। सुरंग में पानी के प्रवाह और रिसाव को रोकने के लिए कई सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। टनल की अंदरूनी दीवारों को हाई क्वालिटी के M50 ग्रेड सीमेंट से बनाया गया है। पानी की एक बूंद भी टनल में प्रवेश नहीं कर सकती है। सुरंगों के कंक्रीट के बीच में हाइड्रोफिलिक गास्केट है। अगर पानी सुरंग के अंदर आता है तो गास्केट खुल जाएगी। टनल को भूकंपीय क्षेत्र 3 के मुताबिक बनाया गया है, जिस जोन में कोलकाता आता है। यानी भूकंप का भी इस अंडर वाटर टनल पर कोई असर नहीं होगा। कोलकाता में पानी के नीचे की परियोजना को ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना का नाम दिया गया है। ये परियोजना कोलकाता मेट्रो की नॉर्थ साउथ लाइन के एस्प्लेनेड स्टेशन को हावड़ा और सियालदा में भारतीय रेलवे स्टेशनों से जोड़ेगी। इस परियोजना के तहत भारत को बहुत जल्द ही पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए अभी 6 से 7 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा।
इस दौरान लगातार ट्रायल किए जाएंगे। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक यात्री अंडर वाटर मेट्रो में रोमांचक यात्रा कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तकनीक और इंजीनियरिंग का कमाल आपने देख लिया। पुणे में पानी के नीचे मंदिर आपको लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले रफ्तार की एक और खबर देख लीजिए, जो भविष्य में यानी फ्यूचर में ट्रेन के सफर को आपके लिए और भी रोमांचक बनाने वाली है। ये तो आप महसूस करते ही होंगे अक्सर कि राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों से सफर आपका सुहाना हुआ है। इंतजार बुलेट ट्रेन का है लोगों को, लेकिन उससे ठीक पहले देश को हाई स्पीड ट्रेनों की सौगात देने की दिशा में काम चल रहा है। इसके लिए जयपुर में बाकायदा पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक तैयार किया जा रहा है। ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड को प्रभावित करने वाले ब्रिज नए मॉडल के होंगे। साथ ही साथ कर्व की मुश्किलों को देखते हुए भी स्पीड की टेस्टिंग की जाएगी। इसका फायदा फौरी तौर पर जो ट्रेन चल रही है उनकी स्पीड को बढ़ाने से मिल सकता है, यानी शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत की स्पीड में इजाफा किया जा सकेगा। क्या खास है इस टेस्टिंग ट्रैक में? इसके निर्माण से रेलवे रफ्तार के नए मुकाम कैसे पाएगा, बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा। कहते हैं भविष्य को अगर देखना है तो वर्तमान को बेहतर बनाना होगा, और शायद यही वजह है कि लगातार रेलवे एक के बाद एक नए आयाम स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। इस ब्रिज को देखिए और इसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। वैभव जी मेरे साथ हैं और फिर हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से नई तकनीक के साथ लगातार रेलवे आगे बढ़ रहा है। तो पहला सवाल मेरा ये कि हम लोग सोचते हैं जब रेलवे के बारे में तो सोचते हैं कि आखिर कब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और विदेशों में जो हालात हैं उस ट्रेन में बैठने का सफर कब पूरा होगा। तो क्या हम ये माने कि भविष्य की नई नीति के तहत इस पुल का निर्माण हुआ? जी बिल्कुल, भविष्य की नई नीति के तहत ही पुल का निर्माण हुआ है, और जो हम पूरा एक डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बना रहे हैं, ये ब्रिज उसका अहम पार्ट है। और जैसा आप जानते हैं कि भारत में ऑलरेडी हाई स्पीड ट्रेन्स का आगाज हो गया है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत चल रही हैं, बुलेट ट्रेन बहुत ही जल्द आने वाली है, और इस लाइन पे हम 220 किलोमीटर पर आवर तक का जो है टेस्ट कर पाएंगे। ना सिर्फ रोलिंग स्टॉक का, बल्कि ब्रिजेस का, ट्रैक कंपोनेंट्स का, सिग्नलिंग का, रेलवे के कंपोनेंट्स का, जितने भी तरह के रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सब का टेस्ट करने के लिए डेडिकेटेड टेस्ट लाइन बनी है। और इसमें जितने भी भारतवर्ष में, जैसे आप ये ब्रिज देख रहे हैं, आपने सही कहा, जितने भी भारतवर्ष में ब्रिजेस हैं उन सब की टेस्टिंग भी यहाँ पर संभव हो पाएगी। और अब आपको ले चलते हैं महादेव के ऐसे मंदिर जहां सिर्फ गर्मियों में ही पहुंचा जा सकता है, वो भी सिर्फ 4 महीने तक। इसके बाद ये मंदिर पानी में डूब जाता है। ये कोई चमत्कार ही है या भ्रम भी समझ सकते हैं? इसका सच क्या है ये भी जानना जरूरी है। आखिर कहां है ये अनोखा मंदिर, ये सब आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। भारत में महादेव के कई भव्य और दिव्य धाम हैं। भोलेनाथ के ऐसे कई मंदिर हैं जहां भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। ऐसा ही एक मंदिर पुणे में भी है, जिसके दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार किए जा सकते हैं, और उसके बाद मंदिर जलमग्न हो जाता है। ये वही बागेश्वर मंदिर है जिसके दर्शन साल के 8 महीने नहीं हो पाते, और गर्मी का मौसम आते ही मंदिर में भक्त बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। दरअसल बागेश्वर मंदिर के पास पवना डैम मौजूद है, और मंदिर डैम के पानी में ही डूबा रहता है। गर्मी के मौसम में जब डैम का पानी कम हो जाता है तब मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। पवना डैम 1971 में बनकर तैयार हुआ था, तब से ये मंदिर इसी तरह पानी में समाया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 700 से 800 साल पहले हुआ था। शोधकर्ताओं का दावा है कि मंदिर का निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ है। पानी में डूबे रहने की वजह से मंदिर का असल स्वरूप अब लगभग खत्म हो चुका है। अब सिर्फ मंदिर का गृहगर्भ का हिस्सा शेष है, जिसमें बाबा भोले का शिवलिंग विराजमान है। मंदिर का बाहरी हिस्सा तो पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन इतिहास के निशान अब भी बरकरार हैं। श्री कृष्ण पांचाल, पुणे, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत का रामेश्वरम धाम माने जाने वाले अमलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं को मणि दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 12 अप्रैल को सूर्योदय से पहले शिव भक्तों ने अलौकिक दर्शन कर खुद को धन्य महसूस किया है। राजस्थान के पाली में स्थित अमलेश्वर महादेव मंदिर में साल में सिर्फ एक बार श्रद्धालुओं को ये सौभाग्य प्राप्त होता है।
राजस्थान के पाली में स्थित प्राचीन आमलेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों को मणि दर्शन का सौभाग्य मिला। श्रद्धालुओं को ये सौभाग्य साल में सिर्फ एक बार मिलता है। देश के कोने कोने से आए शिव भक्तों ने इस बार 12 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे से 6:15 बजे तक स्फटिक के शिवलिंग का अलौकिक दर्शन किया। दरअसल श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने 7वां आमलेश्वर महादेव और सांवरिया सेठ स्थापना दिवस का आयोजन किया। 3 दिन तक चले वार्षिकोत्सव के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने प्राचीन शिवलिंग के दर्शन का लाभ लिया। मणि शिवलिंग की महत्ता हनुमान जी द्वारा लाए गए हिमालय पर्वत के स्फटिक से मूर्ति की स्थापना है, जो श्री राम जी ने की थी। भगवान शिव की जीवंत पूजा अर्चना, भगवान हनुमंत का जीवंत पूजा अर्चना और श्री राम का जीवंत दर्शन इनमें है। शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तो निवास करते हैं, सभी देवता निवास करते हैं, पर इनका जीवंत है और इसीलिए साल में एक बार ये व्यवस्था की जाती है यहाँ कि सभी भक्तजन जो दक्षिण भारत में नहीं जा पाते हैं वो यहाँ दर्शन कर पाते हैं। मान्यता है कि पाली के आमलेश्वर महादेव के दर्शन से श्रद्धालुओं को वही पुण्य मिलता है जो रामेश्वर में भगवान राम की ओर से स्थापित शिवलिंग के दर्शन से मिलता है। इस बार वार्षिकोत्सव के मौके पर 3 दिन तक ये प्राचीन मंदिर भजन कीर्तन और वैदिक मंत्रोच्चार से गुंजायमान रहा। पाली से भारत भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में शहीद हुए जवानों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं 62 की जंग में शहीद हुए जवानों की याद में बनवाया गया वॉलोंग वॉर मेमोरियल। अरुणाचल प्रदेश के वॉलोंग में मौजूद इस मेमोरियल का पिछले दिनों अमित शाह ने दौरा किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उम्मीद है आने वाले दिनों में यहां पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा और लोग यहां आकर देश पर कुर्बान हुए इन शहीदों को याद करेंगे। 1962 में भारत चीन युद्ध में चीन को नाकों चने चबवाने वाले भारतीय रणबांकुरों की जाबाजी की दास्तां यहाँ चप्पे चप्पे पर दर्ज है। किस तरह कुमाऊनी, सिख और गोरखा सैनिकों ने चीन को यहाँ से आगे बढ़ने से रोक दिया था, उन सैनिकों की वीरता का गवाह ये वॉलोंग वॉर मेमोरियल है। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस वॉर मेमोरियल का दौरा किया। अमित शाह ने वॉलोंग युद्ध स्मारक पर 1962 के युद्ध के दौरान शहीद हुए वीर नायकों को श्रद्धांजलि दी। शाह ने युद्धक स्मारक की आगुंतक पुस्तिका में लिखा, मातृभूमि की रक्षा के लिए 1962 के युद्ध में अतुलनीय वीरता का परिचय देने वाले शहीदों को आज श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी कम संख्या और कम संसाधनों के बावजूद वीरता से भारतीय भूमि को बचाया। इंडो चीन का जो युद्ध हुआ था, वहां पे जो सैनिक मारे गए उन सभी की याद के लिए ये मेमोरियल बनाया गया था, वॉलोंग मेमोरियल। और आप देख सकते हैं इसके पीछे यहाँ पे जितने भी शहीद हैं उनके नाम भी लिखे गए हैं। बैटल ऑफ वॉलोंग, बैटल ऑफ वॉलोंग के नाम पे जो अलग अलग रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट हो या डोगरा रेजिमेंट हो, उन सभी की रेजिमेंट के जितने सिपाही थे जो शहीद हुए उस वक्त जो जंग लड़ी गई थी इंडो और चाइना के करीब 1962 में ये वार हुआ था। इन सभी के नाम ये वार मेमोरियल में सबके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं वॉलोंग का नजारा, ये वॉलोंग जो शहर है और ये पीछे आप देख सकते हैं आर्मी के जो यहाँ कैंप है, आर्मी का बेस है यहाँ पे, क्योंकि इंडो चीन का बहुत ही करीब बॉर्डर लगता है, ये बिल्कुल करीब है। अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में लोहित घाटी के किनारे एक कस्बा है किबिथू। भारत और चीन के एलएसी से महज 15 किलोमीटर दूर ये गांव सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है। किबिथू से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है वॉलोंग, जहां 1962 की जंग में भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना ने 27 दिनों तक वॉलोंग में चीनी सैनिकों को रोके रखा।
कम गोला बारूद और संसाधनों के बिना हमारे बहादुर सैनिकों ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। हालांकि अपनी विशाल ताकत और मारक क्षमता की बदौलत चीनी सैनिक जीत गए, लेकिन 27 दिनों तक हमारे जाबाजों ने चीन को आगे बढ़ने नहीं दिया था। इस वॉर मेमोरियल में उन सभी शहीदों के नाम दर्ज हैं। अमित शाह के अरुणाचल दौरे के बाद ये वॉर मेमोरियल एक बार फिर चर्चा में है। अरुणाचल के किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कर अमित शाह ने बॉर्डर एरिया के गांव में पर्यटन की संभावनाएं पैदा कर दी हैं। उम्मीद है कि पूरे देश से लोग इस वॉर मेमोरियल को विजिट करेंगे और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन शहीदों की वीरता को याद करेंगे। 1962 वार अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, हमारा वेस्टर्न एक्सिस तवांग से लेके पूरा यहाँ वालोंग सेक्टर में जो युद्ध हुआ, उसमें 1962 में जिस प्रकार से यहाँ पे जो 3 रेजिमेंट के जवान से जो यहाँ पे अपने वीरगति अपना सेक्रीफाइस देते हुए दुश्मन के साथ में डर के जो लड़ा है, तो यहाँ से चाइनीज लोग आगे बढ़ नहीं पाया। तो इसलिए इस एरिया को डेवलप करना ये अपना राज्य और केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। तो यहाँ के टूरिज्म सेक्टर में जैसे मैंने पहले कहा कि काफ़ी पोटेंशियल एरिया है और अपने देशवासी लोग भी यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए वो लोग भी आना चाह रहे हैं। सड़कों का विकास यहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारत के आखिरी गांव तक सड़क पहुंचाई जा रही है। बेहद जल्द यहाँ हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है। उम्मीद है कि प्रकृति की गोद में बसे अरुणाचल प्रदेश का ये गांव भारत का आखिरी नहीं, पहला गांव कहलाएगा और बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ घूमने आएंगे। लावोंग से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुविधाओं और सहूलियत के बीच में जिंदगी के असली मायने कम ही समझ में आते हैं। अक्सर जिंदगी का असली मजा तो तब समझ में आता है जब मुश्किल चुनौतियों से लड़कर कोई खास मुकाम हासिल किया जाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक लड़की ने सबसे कठिन चुनौती से लड़कर जो मुकाम हासिल किया है, उसे देखकर हर कोई उसके जज्बे को सलाम कर रहा है। इस लड़की ने दुनिया को ये दिखाया कि बिना पैर के भी अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ही आसान है। चहलकदमी करती तजीम अख्तर को एक बार देखकर आपको कतई नहीं लगेगा कि जिंदगी ने इनकी बेहद बेरहम परीक्षा ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तजीम के दोनों पांव नकली हैं, लेकिन इन्हीं नकली पांव के सहारे इस फौलादी महिला ने जिंदगी की असली चुनौतियों का पूरा जिंदादिली के साथ सामना किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कोटरानका तहसील में रहने वाली तजीम तब 8वीं में पढ़ती थी जब इनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद तजीम प्रेग्नेंट हो गई और डिलीवरी के दौरान कुछ दवाओं का रिएक्शन हो गया, जिससे इनके दोनों पांव खराब हो गए। जिंदगी बचाने के लिए पांव काटने पड़े। छोटी उम्र में दोनों पांव गंवाने के बाद इनके सामने पहाड़ सी जिंदगी की चुनौती मुंह बाएं खड़ी हो गई। पर चट्टानी इरादों वाली तजीम ने फैसला किया कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेंगी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 12वीं करने के बाद राजौरी ITI में कंप्यूटर और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया। कोर्स करने के बाद तजीम ने सामाजिक कल्याण विभाग के तहत चलने वाले नारी निकेतन में नौकरी शुरू कर दी। तजीम आज अपने साथ काम करने वाले स्टाफ के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। लेकिन तजीम का बुलंद सफर यहीं रुकने वाला नहीं है। वो आगे और बढ़ना चाहती हैं, लिहाजा उन्होंने ग्रेजुएशन करने का पक्का इरादा कर लिया है। कहने की जरूरत नहीं कि जिन्होंने मौजों को हराने का फौलादी इरादा कर लिया है, वो साहिल पर भी रेत का घरौंदा बना लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ग्रीन एनर्जी की। सरकार का जोर ग्रीन एनर्जी पे लगातार बढ़ता जा रहा है और कोशिश है कि जैविक ईंधनों का इस्तेमाल कम से कम हो, लिहाजा सोलर एनर्जी पे जोर दिया जा रहा है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की एक रिसर्च इस मामले में लोगों की काफी मदद कर सकती है। ये रिसर्च उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो ग्रीन ईंधन की सर्च कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सरकार सोलर पैनल पर लोगों को सब्सिडी भी दे रही है। ग्रीन एनर्जी और सोलर पैनल पर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की एक रिसर्च सामने आई है, जिसमें करीब 2 साल तक सोलर पैनल लगाने की दिशा और उसके एंगल पर अध्ययन किया गया है। और रिसर्च में पाया गया है कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को इकट्ठा किया जा सकता है। इसे अगर दक्षिण दिशा में
16 डिग्री के एंगल में इंस्टॉल किया जाता है तो ज्यादा एनर्जी स्टोर की जा सकती है। अपना सोलर आउटपुट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट आवर और किलो वॉट आवर, वी एनालाइज दैट मार्च टू अक्टूबर मंथ ऑफ एन ईयर इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 80% ऑफ द मैक्सिमम सोलर आउटपुट। आपका जो मैक्सिमम आउटपुट वो आएगा 80%, वो इन्हीं मंथ्स के लिए आएगा। और इसके लिए हमने ये फर्दर स्टडी में हमने कंक्लूड किया कि इसके लिए जो आपका एंगल है दैट हैज टू बी 16 डिग्री इन ट्रू साउथ डायरेक्शन। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की इस रिपोर्ट के बाद ग्रीन एनर्जी को और भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगी है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि पेक ने अपने अध्ययन में पाया है कि अगर आप सोलर पैनल्स को दक्षिण दिशा में और 16 डिग्री एंगल में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट यानी कि सोलर एनर्जी यानी कि ऊर्जा है वो इकट्ठी होती है। उसके साथ साथ मार्च से लेकर अक्टूबर महीने तक सबसे ज्यादा 80% एनर्जी को इकट्ठा किया जा सकता है। देश में पिछले कुछ सालों में ग्रीन एनर्जी को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे कोई भी सफर सिर्फ स्पीड की वजह से सुहाना नहीं होता, बल्कि सुरक्षित और साफ सुथरे पर्यावरण का असर भी मायने रखता है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में भी एक पहल की गई है। इसमें आने वाले दिनों में और ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आपको चलती हुई दिखाई देंगी। करीब 1.5 साल पहले प्रदूषण घटाने के मकसद से इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई थी। अब पर्यावरण में सुधार के आंकड़ों से उत्साहित चंडीगढ़ प्रशासन और ज्यादा बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी में जुट गया है। चंडीगढ़ की सड़कों पर दौड़ती ये इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के लिए किसी सौगात से कम नहीं हैं। करीब 1.5 साल पहले चंडीगढ़ में इन बसों की शुरुआत हुई थी। एक अनुमान के मुताबिक अब तक ये बसें करीब 10 लाख लीटर से ज्यादा डीजल की बचत कर चुकी हैं। इसके साथ ही हवा को जहरीला बनाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड में भी भारी कमी दर्ज की गई है। हमारी 80 इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, 40 इलेक्ट्रिक बसेस लेलैंड की चल रही हैं और 40 वॉल्वो आइशर की चल रही हैं। अगर मैं लेलैंड की बसेस की बात करूं तो अब तक वो 37 लाख किलोमीटर चली हैं, जिसमें हमने लगभग 7.5 लाख डीजल जो है वो सेव किया है। और कार्बन एमिशंस की अगर मैं बात करूं तो हमने 20 लाख केजीज CO2 एमिशंस को सेव किया है। और अगर वॉल्वो आइशर की बात करूं तो वो 13.5 लाख किलोमीटर चली हैं, 2.7 जो हमने लैक्स डीजल सेव किया है और CO2 एमिशन लगभग 6.5 लाख हमने कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में एमिशन से रोका है। चंडीगढ़ में फिलहाल 80 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों के नतीजों से उत्साहित चंडीगढ़ प्रशासन आने वाले दिनों में और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी में है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्लान है, पूरा हमारे CTU में 380-400 बसेस है। ये फेजेस में सारे चेंजेस होंगे धीरे धीरे। जैसे अभी 40 से 80 हो गया, तो ये धीरे धीरे ऑल 380-400 बसेस विल बी रिप्लेस्ड। उसके साथ साथ आपको अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी हम लोग लेके आए, जो कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पे 4 व्हीलर से या तो पर्सनल व्हीकल से 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से, उसको भी हम धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ का एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए हमको मल्टीफेरियस एक्शंस लेने पड़ेंगे। चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक पॉलिसी भी तैयार है और इसी के आधार पर दूसरे राज्यों में भी इसका खाका तैयार किया जा रहा है। कोशिश यही है कि सड़कों को डीजल पेट्रोल के प्रदूषण से मुक्ति मिले और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती दिखें। डिग्रियों के नाम से चाय की दुकानों की फहरिस्त में अब एक और टाइटल जुड़ गया है। ये टाइटल है एक्टर चाय वाला। पटना में इस चाय दुकान के मालिक विकास आर्यन हैं, जो टीवी की दुनिया में चर्चित कई सीरियल्स में किरदार अदा कर चुके हैं। हालांकि चाय की दुकान किस हालात में चला रहे हैं, ये अगर जानना है तो आपको उनकी दुकान तक चलना होगा। अदाकारी में उज्जवल भविष्य बयां करती तस्वीरें, लेकिन फिलहाल चाय की खुशबू में लिपटी जिंदगी। चाय का ये जायका विकास आर्यन की नई पहचान बन चुका है। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और कुमकुम भाग्य जैसे मशहूर सीरियल में एक्टिंग का हुनर दिखा चुके विकास अब पटना में चाय की ये दुकान चला रहे हैं। एक्टिंग का जुनून फीका नहीं पड़ा है।
लेकिन कुछ पारिवारिक वजहों से चाय की चुस्कियों में तरक्की की राह तलाश रहे हैं। मैं एक्टिंग के साथ साथ ढाबा भी चला रहा था, बट मेरे माँ का और फादर का तबीयत खराब हुआ। देन आई वाज डिसाइडेड, मैं पटना शिफ्ट हो गया। तो लगा कि माँ बाप इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं लाइफ में, अगर माँ बाप हैं तो सब कुछ है। तो मैं अभी बॉम्बे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं काम कर रहा हूँ। अपना चाय का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। माँ बाप का हमेशा तबीयत खराब रहता है, वीकली चेकअप होता है, तो इसलिए मैं पटना स्टे कर लिया। हालात ने चुनौती पेश की तो विकास को चाय की खुशबू में ही आगे की राह दिखी। उन्हें लगता है कि चाय हर वक्त पी जा सकती है, लिहाजा इसका जायका कभी फीका नहीं पड़ने वाला। चाय एक आप हर परिस्थिति में पी सकते हैं, खुशी में भी, गम में भी। और चाय ऐसी चीज है ना, जब भी किसी के यहाँ जाते हैं ना, तो सबसे पहले चाय और पानी पूछा जाता है। तो चाय एक अच्छी चीज है और चाय आप हमेशा पी सकते हो। पटना से शुरुआत करने के बाद विकास कुछ और शहरों में चाय की दुकान खोलकर अपने इस कारोबार को और आगे ले जाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेहत की इस बेहतर पहल के बाद अब बात ज्ञान से जुड़ी अनूठी पहल की भी कर लेते हैं, जो महाराष्ट्र के मुंबई में की जा रही है। यहां अब पुरानी किताबों को गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद का फैसला किया गया है, ताकि महंगी किताबों के बोझ से उन्हें छुटकारा मिल सके और किताबों के अभाव में पढ़ाई को लेकर उनका हौसला भी कमजोर बिल्कुल न पड़े। स्कूलों की महंगी फीस और महंगी किताबों का बोझ कई पेरेंट्स के लिए मुसीबत बन जाता है। इसी को देखते हुए मुंबई के अशोक कुर्मी नाम के शख्स ने ये अनोखी पहल की है। एक व्यक्ति की जिंदगी में किताबें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाती हैं, मगर हम इस किताबों का महत्व धीमे धीमे भूलते जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम लोग पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक जैसे जैसे प्रमोट होते जाते हैं, हम इस किताब का महत्वपूर्ण जो योगदान है हमारी ज़िंदगी में वो भूल जाते हैं। ये किताबें कहीं सड़ी पड़ी रहती हैं या फिर रद्दी में चली जाती हैं। मुंबई में अशोक कुर्मी नामक एक व्यक्ति ने अब इन किताबों का इस्तेमाल कैसे किया जाए उसका एक हल निकाला है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान बांटने का सबसे अच्छा जरिया है किताबें। मुंबई में छात्रों की सहूलत के लिए बुक्स ऑन व्हील्स नाम से एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत छात्र अपनी सिलेबस की किताबें एक्सचेंज कर सकते हैं। पुरानी कक्षा की किताबें किसी और को देकर यहां से छात्र अपनी नई कक्षा की किताबें ले सकते हैं। ये एक्सचेंज सुविधा छात्रों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। पुरानी बुक्स आपकी होती हैं, आप समझ लीजिए कि अगर आपका बच्चा दूसरी कक्षा में है और तीसरी कक्षा में जा रहा है तो आप यहाँ आ सकते हैं, दूसरी कक्षा की बुक यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं और तीसरी कक्षा की बुक जो है वो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। ये एक कोशिश है बेहतर बदलाव की, कोशिश है लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने की और उन लोगों की मदद करने की जो महंगी किताबों का बोझ नहीं संभाल सकते। लोगों को काफी फायदा है। जैसे आज ये पहला दिन है, आज से हमने शुरुआत की और जून की 10 तारीख तक ये चलेगी। सबसे मुद्दे की बात जो है कि एक्सपेंस, अभी एक स्टैंडर्ड की बुक अगर खरीदने जाएंगे तो टोटल सारे सेटों का कॉस्ट वैल्यू 1400 से 1500 रुपए तक का होता है। वहीं अच्छे कंडीशन की किताबें जो उनको फ्री में मिल रही हैं और अपनी किताबें ला के दे रहे हैं, तो एक बच्चे के पीछे लगभग उनका उतना पैसा सेविंग हो रहा है। तो कुछ हद तक उनमें वो भी सेविंग हो रही है और किताबें इंस्टेंट, जैसे वैकेशन शुरू है तो इस वैकेशन में उनके आगे जाने वाले स्टैंडर्ड की किताबें अवेलेबल मिल जा रही है। देश में पिछले कुछ सालों में शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा है और शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ पढ़ाई करना भी काफी महंगा हुआ है। ऐसे में कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो पैसों की कमी की वजह से शिक्षा नहीं ले पाते, लेकिन अशोक कुर्मी की बुक्स ऑन व्हील्स लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। अच्छा है ना, गरीब लोग को मदद भी होता है। हाँ, अपन दे के भी दूसरे लोग का भी वो होता है और अपने को भी दूसरे का मिलता है। अपन बाहर लेने के लिए जाएंगे तो भी 100, 150 या 200 रुपया है, अपन ले भी नहीं सकते। ये जो काम कर रहे हैं ना आप, ये अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब मेरा बेटा 14वीं में पढ़ रहा है, इनका बेटा पढ़ रहा है, लेकिन आपको फ्री में उसका बुक लाने का है और आपको रिप्लेसमेंट देने का है। आजकल हम देखते हैं जो किताबें फेंकी जाती है उसका इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और जो गरीब है, जो गर्जू है, जिनको सही मायने से जरूरत है, उनको यह किताब मिल रही है, यह बहुत बड़ी बात है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित के साथ विज्ञान की भी किताब यहाँ मुहैया है। विषय या कक्षा कोई भी हो, किताब आपको जरूर मिल जाएगी। ये मुहिम अभी मुंबई के चूना भट्टी इलाके के लिए शुरू की गई है, जहां पर शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे तक पहुंच सकते हैं।
पारस दामा, मुंबई गुड न्यूज टुडे।